Assalamu alaikum, dear students, dear viewers, dear listeners. Today is 11th of July 2020, and it's class 10th, subject history. And so far, today's topic is concerned. In the today's video lecture, I am going to discuss about some objectives of history in general. तो आज के हम इस वीडियो क्लास में कुछ हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. हो सकता है कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है फ्रॉम द 15th ऑफ जुलाई, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है. तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इंशाल्लाह. तो फर्स्ट वेरी ऑब्जेक्टिव जो है वो हिस्ट्री यूनिट फर्स्ट जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे है इन विच सेंचुरी डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप. तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म जो है ये कब आ गया है, कौन सी सदी में यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म आ गया, यानी फीलिंग ऑफ वननेस आ गई. यूरोप जो है, यू आर वेल अवेयर, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक कॉन्टिनेंट है. और कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पता है कि कॉन्टिनेंट इज ए लार्ज लैंड मास ऑफ एरिया सेपरेटेड बाय ओशंस. तो यूरोप की जो रैंक है इज द 6th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी रैंक जो है 6 है. तो इन विच सेंचुरी डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म यानी फीलिंग ऑफ वननेस कब आ गई. तो आंसर रहेगा इसका 19th सेंचुरी, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फीलिंग ऑफ वननेस 19th सेंचुरी में आ गई. ये क्लियर हो गया. व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन फ्रांस. फ्रांस जो है एक मुल्क है जहां पर एक वो मोनार्की सिस्टम चल रहा था. तो फ्रांस में नेशनल ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आ गया, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं फ्रांसी इनकलाब, यानी फ्रांस का जो इनकलाब था जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला. क्योंकि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन आ गया तो फिर बाकी कंट्रीज में भी रिवॉल्यूशन आ गया, इनकलाब आ गया, चेंज आ गई. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ फ्रांस में, तो आंसर है इसका ये एक्चुअली 14 जुलाई यहां पर मेंशन नहीं था, ईयर 1789. और उस वक्त की जो किंग थे लुई 16 उसको डिफीट दी गई थी. तो 14 जुलाई जब फॉल ऑफ बास्टेल हुआ था, जब उसको गिराया गया था, तो जहां से मोनार्की सिस्टम जो है वो खत्म हो गया था. तो 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस. क्लियर. नंबर 3, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जिस वक्त फ्रांस में इनकलाब आ गया तो उस वक्त फ्रांस की जो किंग थे, मोनार्क जो थे, डिक्टेटर जो थे, वो कौन थे. तो आंसर इसका सैंपल ही है लुई 16. और जो मैरी एंटोनिटी आप देख सकते हो यहां पर, ये इसकी वाइफ थी. शी वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. तो मैरी एंटोनिटी वो एक सिपेंट थेफ्ट थी, खर्च फजूली करने वाली. ये लुई 16 की बीवी थी. तो लुई 16 जो था वो किंग था फ्रांस का. एक्चुअली 1774 में ये वो तख्ते पर बैठ गए थे, तो फिर इनको डिफीट हुई थी. तो मैरी एंटोनिटी वाइफ ऑफ किंग लुई 16 ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन. कौन सा किंग फ्रांस का था, तो लुई 16. इसके बाद दूसरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, हु वाज डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. ये सारे ममालिक थे. तो कौन से आदमी को डिफीट दी गई थी जब ये सारे फौजेस जो थे वो मिल गए थे. और ये भी आपको बताऊं ये कहां मिले थे, वाटरलो में, बैटल ऑफ वाटरलो जिसको हम बोलते हैं. ये बेल्जियम में एक प्लेस है वाटरलो. और ये सारे कंबाइन एट 50 लाख सोल्जर्स जो थे. एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ जनरल अलायंस, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया जो थे, इनके कंबाइंड फोर्सेस को लगा कि नेपोलियन जो है ये अब मुश्किल से मुश्किल बनता जा रहा है कौम के लिए. तो उन्होंने नेपोलियंस को डिफीट दी. 1815 वाटरलो जो बेल्जियम में है, बेल्जियम में है प्लेस वाटरलो. तो यहां पर किसको डिफीट दी गई थी, कंबाइनली नेपोलियन को, नेपोलियन आई बोनापार्ट, याद रखना. तो ये कंबाइंड फोर्स जो थे ये ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस ट्रीटी के जरिए से 50 लाख सोल्जर्स उतारे गए थे मैदान जंग में नेपोलियन के खिलाफ. वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ जनरल अलायंस.
ट्रीटी ऑफ जनरल अलायंस, अलायंस होता है एग्रीमेंट, ALLIANC, अलायंस होता है एग्रीमेंट। नेक्स्ट, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वायना टुक प्लेस, ट्रीटी ऑफ वायना जो है ये कब हुई थी, ये एग्रीमेंट कब हुआ था, तो 1815, ट्रीटी ऑफ वायना टुक प्लेस इन 1815। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, हु अमंग दीज वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इटालियन यूनिफिकेशन, इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल था जिसकी वजह से इटली में जो है, इटली एक कंट्री थी जिसको डिवाइड किया गया था 7 स्टेट्स में, तो फिर आजाद हो गई। इनमें से किसका सबसे बेहतरीन रोल रहा है इटली को आजाद करने में, तो जैसे मैजनी भी थे, काउंट कैमलो बेंस और डिकेवर भी थे, गैरी बेल्डी भी थे, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। एक और था इनके साथ जिसका नाम था विक्टर इमानुएल सेकंड, विक्टर इमानुएल सेकंड भी था, लेनिन फ्रंटियर्स हम कहेंगे इनको, जिन्होंने इटली को आजाद दिलाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। नेक्स्ट, व्हेन डिड द जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस, जर्मनी की यूनिफिकेशन कब हुई, जर्मनी कब आजाद हो गई, तो जर्मनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ली थी ओटो वन बिस्मार्क ने, ओटो वन बिस्मार्क, ये भी प्रूशिया के थे, एक लैंडलॉर्ड थे। तो 1871 में जर्मनी आजाद हुई थी, 1871 जर्मनी यूनिफिकेशन टुक प्लेस। एक्चुअली हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सलीज जो जर्मनी में है। नेक्स्ट, हु वाज डिक्लेयर्ड एज द जर्मन एम्पायर आफ्टर द जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मनी के कौन सा शहनशाह था जिसको चुना गया था जब जर्मनी आजाद हुई थी, तो जर्मनी का एम्पायर जो हेड था वो कौन था, कौन बन गया था, तो आंसर कैसर विलियम फर्स्ट, आंसर रहेगा कैसर विलियम फर्स्ट। जर्मन एम्पायर जो था वो रहा था कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट जर्मन एम्पायर रहा जब जर्मनी आजाद हुई थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, इन विच ईयर डिड द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स टेक प्लेस, लिबरल जो थे ये एक ग्रुप था, दोज हु वांटेड लिबर्टी, क्योंकि लिबरलिज्म अगर देखेंगे तो लिबर्टी जो है लिबर से निकला है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड लिबर, LIBER, यानी लिबर्टी निकला है लैटिन वर्ड लिबर से, लिबर होता है फ्री, आजाद। तो ये ग्रुप था जो चाहते थे आजादी। तो 1848 जो रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स हुआ था, इनकलाब आया था, जी 1848 में आया था, क्योंकि इसको शुरू करने वाले जो ग्रुप थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप के थे, पढ़े लिखा तबका जो यूरोप का था, उन्होंने इस रिवोल्यूशन को लाया था 1848 में। नेक्स्ट है, हु प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को आजाद करवाने में कौन सी शख्सियत ने सबसे बेहतरीन किरदार या रोल निभाया, तो आंसर रहेगा ओटो वन बिस्मार्क। इसको दूसरा नाम भी बोलते थे, यानी इसने एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी शुरू की, जिस पॉलिसी का नाम था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ओटो वन बिस्मार्क ने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी यूज की थी, याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने शुरू की, तो आप लिखना ओटो वन बिस्मार्क ने। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एक्ट ऑफ यूनियन पास्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच कब एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम बन गया था, ग्रेट ब्रिटेन से बाइफरकेट हुआ था, तो एक्ट ऑफ 707। नेक्स्ट, हु टुक चार्ज फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस की सदारत किसने संभाली, तो नेशनल असेंबली, इसमें कॉमन पीपल थे, लोग थे। Which one of these underground society was formed by Joseph Mazie, जोसेफ मैजी ने इनमें से कौन सी अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, तो आंसर रहेगा यंग इटली। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जहां पर जोसेफ मैजी जो इनको कन्वे करता था, इनको इन्फॉर्मेशन देता था, इनको नॉलेज देता था। ये वर्किंग क्लास एक्चुअली था इटली का, जो जिसको मार्शलिज्म में एक्चुअली फाउंड किया था, जो फिर
डिक्टेटर्स के खिलाफ हो गए. Who among these philosophers played a great role in the French Revolution? इन philosophers में से किसने सबसे अहम अहम रोल किरदार निभाया? वोल्टायर, ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, इसने भी निभाया क्योंकि इसने चर्च के खिलाफ बोला. रूसो, पॉलिटिकल फिलोसफर, ये भी था. मॉन्टेस्क्यू, ये पॉलिटिकल फिलोसफर, इसने बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज. तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज. ये तमाम फिलोसफर्स थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन निभाया, एक बहुत ही उम्दा रोल निभाया. नेक्स्ट, when did the slave nationalists gather force to the Habsburg and Ottoman Empire? जो स्लेव नेशनलिस्ट थे, एक्चुअली जो ओटोमन एम्पायर था, इसमें जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थी देवर स्लेव्स. तो इसलिए इनको क्रिश्चियंस थे, इसलिए इनको स्लेव्स बोला जाता था. तो कब ये फोर्स अगेंस्ट हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर के खिलाफ हुए? तो 1905 में. ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो इटली के नॉर्थ पे रूल कर रहे थे, ये ओटोमन एम्पायर जो थे उस्मानी सल्तनत. ठीक, 1905. नेक्स्ट, व्हेन डिड द ग्रीक रिवॉल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगैन? ग्रीक का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जब यूनान आजाद हुआ था, तो कब हुआ था? शुरू कब हुआ था? 1821 में. और जब ग्रीक इंडिपेंडेंट हुआ, जब ग्रीक आजाद हुआ, ग्रीक और तुर्की के बीच वार हुआ था, फाइनली ग्रीक आजाद हुआ था 1832 में थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और ट्रीटी ऑफ इस्तांबुल. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और ट्रीटी ऑफ इस्तांबुल. एक और ऑब्जेक्टिव है, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो? फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो हम ये कहेंगे कि फ्रेडरिक सोरियो क्या था? ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. इसने एक सीरीज बनाई थी. तो फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था. 1848 में ही प्रिपेयर्ड ए 4 प्रिंट सीरीज. ये याद रखना. एक और ऑब्जेक्ट है, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मन यूनिफिकेशन के लिए आयरन एंड ब्लड पॉलिसी या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने शुरू की थी? ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी एक्चुअली एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें जो ओटोमन बिस्मार्क था उसने सपोर्ट लिया था प्रूशियन आर्मी का और ब्यूरोक्रेट्स का. और इसने कहा था कि अगर जर्मनी चाहती है वाकई आजाद होना, देन द रूल ऑफ प्रिंसेस मस्ट नो द कॉमन पीपल. कि जो प्रिंसेस है, जो शहजादे हैं, उनको आगे आना है जर्मनी की कुर्बानी के लिए, उनको अपना सर कलम करना है. तो एक यही थी वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. तो आंसर रहेगा ओटोमन बिस्मार्क ने ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हमने ऑलरेडी अब मेंशन डिस्कस किया. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, Which of these was an obstacle in the way of Italian unification? इनमें से कौन सी रिकॉर्ड जो थी इटली की यूनिफिकेशन, जो इटली की यूनिफिकेशन में रिकॉर्ड बन रही थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो इटली को आजाद करने में दुश्वारियां सामने ला रहा था या मुश्किलात पेश कर? इटली एक स्मॉल स्टेट भी था, रूल ऑफ फॉरेन कंट्रीज भी थे, दूसरे ममालिक के लोग इटली पे कब्जा भी कर रहे थे, हुकूमत भी कर रहे थे, और पोप भी था जिनको हम पापल स्टेट बोलते हैं, हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो ऑल ऑफ दीज कहेंगे. इटली को आजाद कराने में ये सबसे बड़ी हिंड्रेंसेस थी. स्मॉल स्टेट्स, पोप, रूल ऑफ फॉरेन कंट्रीज. हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? 1861 में यूनाइटेड जो आजाद हुई थी इटली, यूनाइटेड मीन्स आजाद, फ्री. तो 1861 में यूनाइटेड इटली का किंग कौन बन गया था? तो विक्टर इमानुएल सेकंड. ये याद रखना. एंड विक्टर इमानुएल सेकंड वाज एक्चुअली द सन ऑफ चार्ल्स एल्बर्ट फर्स्ट सेकंड. ये बेटा था चार्ल्स एल्बर्ट का. और इनकी जो फैमिली थी, इनकी फैमिली का नाम था सेवे, SAVOY, सेवे, सैटाना सेवे जिसको हम बोलते हैं. I think it's enough now. Thank you.